भंडार गृह में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों एवं उनके प्रबंधित करने के तौर तरीके के बारे में जानकारी दिए। तो जहर के कहर से बचने के लिए आप सही निर्देशों के पालन करें। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि कनेक्शन के नए एपिसोड में आज हम आपको भंडारित गृह में लगने वाले कीड़ों के बारे में जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर आप बहुत ही मेहनत करने के बाद फसल की कटाई जब कर लेते हैं तो उसको सही तरीके से और उचित बोरे में रखने के अभाव में या उचित तौर पर आप जब उसको नहीं रख पाते हैं तो आप में देखा होगा कि कीड़ों की समस्या शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही आप भंडार गृह में ले जाते हैं, उसे रख करके अनाज को, बीज को जब आप रख देते हैं तो उसमें कीड़े पनपने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। आइए अब इस बारे में हम आपको एक एक करके कीड़ों के बारे में बताएं कि ये कैसे आपको क्षति पहुंचाते हैं। सबसे पहला जो कीट है वो चावल का घुन है। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि ये गहरे भूरे रंग के होते हैं और इनके सिर के ऊपर एक सूंढनुमा संरचना बनी रहती है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये चावल का घुन है। नाम तो इसका चावल का घुन है, लेकिन ये चावल, गेहूं, मक्का, जो भी अनाज आप रखते हैं उसको ये क्षति पहुंचाते हैं। और ये उसके अंडे बीज के अंदर देते हैं और अंडे फूटने के बाद इसके जो गर्भ की अवस्था होती है वो बीज के अंदर के सारे पदार्थ को खा जाते हैं और खाने के बाद ये पूरी ऊपर तरफ से खोखला कर देते हैं। दूसरा कीट है जिसको हम लोग छोटा अनाज बेधक कहते हैं। सामान्य तौर पर ये भी देखने में गहरे भूरे रंग का होता है, लेकिन इसमें वो सूंढनुमा संरचना नहीं बनी होती है और ये भी उन अनाजों को ग्रसित करता है, प्रदूषित करता है, जिसको पहले से चावल का घुन ने प्रदूषित कर रखा है और उसको खा चुका है। उसके ऊपर ये खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये होती है कि आप गेहूं में कई बार देखे होंगे कि बोरे में या ड्रम में जब उसको रखते हैं और जब उसको आप निकालना शुरू करते हैं तो आटे नुमा, पाउडर नुमा संरचना कुछ बनी हुई दिखाई देती है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये छोटा अनाज बेधक का प्रकोप हो चुका है। तीसरे तरह का कीड़ा है जिसको हम लोग आटा या मैदा का भृंग बोलते हैं। ये गहरे भूरे रंग का होता है, इसका शरीर कुछ चपटा सा होता है और सामान्य तौर पर आप घरों में भी देखे होंगे जब आटा रखते हैं तो आटा के अंदर ये लाल लाल रंग का कीड़ा रेंगता हुआ नजर आने लगता है। ये कीड़ा ज़्यादातर जो बीज और अनाज से प्रसंस्कृत उत्पाद बनते हैं उन उत्पादों के ऊपर ये अपना भोजन करते हैं और उसको पूरी तरह से क्षति पहुंचाते हैं कि ना ही वो मानवीय उपयोग के लायक बचता है और ना ही आप उसको बाजार में किसी तरह से बेच सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी हो जाती है। चौथे तरह का जो कीड़ा है उसको हम लोग अनाज का पतंगा कहते हैं। किसान भाई, सामान्य तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि धान की कटाई के बाद जब आप उसको थ्रेसिंग फ्लोर के ऊपर ले आते हैं तो जब आप उसको झाड़ करके थ्रेसिंग करके रख देते हैं तो उस पर एक छोटा छोटा सा पतंगा घूमता हुआ नजर आता है और उस पतंगे से आप देखे होंगे कि वो धान के छोटे से एक बीज के अंदर मादा उसकी अंडा दे देती है और धीरे धीरे उनकी संख्या पनपने लगती है और इतनी मात्रा में उनकी बढ़ जाती है संख्या कि देखते देखते 2 से 4 दिनों के अंदर पूरे धान को खा करके अंदर से खोखला बना देते हैं और सिर्फ ऊपर जो है कि वो एक भूसा नुमा संरचना देखने को मिलती है, जिससे हमें सीधे रूप से आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। दूसरा है जिसको हम लोग मैदा का पतंगा कहते हैं। मैदा के पतंगा में कहने का तात्पर्य है कि ये भी प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे मैदा, सूजी, आटा, इनके ऊपर अपना ये भोजन करते हैं, उसको वो प्रदूषित करते हैं, ग्रसित करते हैं, जिसके कारण हमें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। जब भी हम इन सारे कीड़ों की बात करते हैं, वैसे तो भंडार गृह को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कीट हैं, लेकिन इस तरह
तरह के कीट ज़्यादातर अनाज और बीज में लगते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो दलहनी फसलें हैं हमारी, जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, इस पर भी दाल भृंग पल्सेस बीटल का बहुत ही ज़्यादा संदूषण होता है और इससे हमें बहुत ही आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। सामान्य तौर पर जो पल्स बीटल या दाल भृंग होते हैं, ये साबुत अनाज के ऊपर ये अपना अंडा देना पसंद करेंगे। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझें, जैसे चना है, साबुत चना के ऊपर ये अपना पीले रंग का छोटे छोटे अंडा दे देते हैं, जिसको हम लोग अपनी वैज्ञानिक भाषा में सीमेंटेड एग कहते हैं। और यही चीज़ मूंग पर भी आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। जब ये अंडा फूटते हैं तो ये अंदर बीज के अंदर चले जाते हैं और अंदर अंदर खा करके बीज को पूरी तरह से खोखला कर देते हैं। सामान्य तौर पर किसानों को हम ये एक उचित सलाह देना चाहेंगे कि जब भी आप दलहनी फसल जैसे चना हुआ, मूंग हुआ, इसको भंडार गृह में रखते हैं तो रखने से पहले आप साबुत चना को जितना बेच सकते हैं बेच दीजिए। अगर आपको बेचने में कुछ समय का इंतजार करना पड़ रहा है या कुछ समय तक आपको भंडार गृह में रखना है तो उसको दाल बना लीजिए। दाल बनाने का मेरा मतलब है कि चने को 2 टुकड़े में तोड़ देने पर ये दाल भृंग का, पल्सेस बीटल का किसी भी तरह का संदूषण उसके ऊपर नहीं होता है। आइए किसान भाइयों, अभी तक मैंने आपको कीड़े के विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी दिया। अब इन कीड़ों को भंडार गृह में आप अपने अनाज को, बीज को रखने से पहले हम आपको इनके प्रबंधित करने के कुछ तरीके बताना चाहेंगे। किसान भाइयों, जितने तरह के कीड़े लगते हैं उनको भंडार गृह में रखने से पहले आप उसको अच्छी तरह से सुखा लें। यहाँ सुखाने से मेरा ये तात्पर्य है, जैसे गेहूँ है तो उसको इतना सुखा लें कि उसमें जो नमी की मात्रा है वो 13% से कम रहे। उसके बाद हम ये देखें, अनाज जैसे मक्का है, मूंग है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, अरहर है, इन सब के लिए अलग अलग नमी की मात्रा को निर्धारित की गई है। जैसे ही आप उसको भंडार गृह में भंडारित करने के लिए ले आते हैं तो ये ध्यान रखें कि भंडार गृह को पूरी अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लें, उसमें अंदर से चूने से पुताई कर लें। अगर किसी भी तरह के टूटे फूटे जगह हो तो उनको भी आप पूरी तरह से मरम्मत कर लें। और ध्यान ये रहे कि जब भी आप बीज को, अनाज को बोरे में भर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि जो साबुत अनाज हैं उन्हीं को भरे, कटे हुए अनाज को न डालें। इससे क्या होगा कि कटे हुए अनाज के ऊपर कीड़ों का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिलता है और शुरुआती दौर में उन्हीं बीजों के ऊपर, अनाज के ऊपर कीड़े अपना प्रकोप करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो बहुत तरह की बाजार में बोरे की सुविधाएं उपलब्ध है। सामान्य तौर पर किसान भाइयों, आप लोग इस तरह के जूट बैग का उपयोग करते हैं जिसमें आप अनाजों को, बीजों को भर करके और भंडार गृह में उसको लंबे समय तक के लिए भंडारित करते हैं। किसान भाइयों, इसमें आप अनाज को भरने से पहले को अच्छे से सुखा लें, उसके बाद इसमें भरें और भरने के बाद इसकी सिलाई कर दें। सिलाई करने के बाद जहां भी आप रखते हैं उसमें भंडार गृह में सबसे पहले लकड़ी से बनी हुई संरचना, फ्रेम जिसे कहते हैं, उसको नीचे रख दें ताकि नमी सीधे इसके संपर्क में न आ सके। उसके बाद इस बोरे के स्टैग को एक के ऊपर एक रखते हुए छल्ला बनाएं और ये ध्यान रखें कि वो छल्ले की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर से ज़्यादा नहीं हो और उसके बाद इसे आप रख करके लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे जैसे विज्ञान की तकनीक की विकास होते चले गए, आज हम लोगों के पास इस तरह के सुपर बैग जो है बाज़ार में उपलब्ध है। इस तरह के सुपर बैग आपको इस्तेमाल करने में भी आसानी रहेगी और लंबे अवधि तक बीजों को, अनाजों को आप संरक्षित रख सकते हैं भंडार गृह के अंदर। ये जो जूट बैग है ये 50 किलो क्षमता का है। इसमें 50 किलो पहले बीज या अनाज को भर लेते हैं, उसके बाद इसको मोड़ते हुए
पूरी तरह से इसको सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के जिप नुमा संरचना आती है जिसको आप मोड़ करके और इस तरह से पूरी तरह से सील कर देते हैं और ये जो है वायुरोधी हो जाती है। वायुरोधी होने के कारण इसमें कीटों का प्रकोप नहीं होता है। ये एक तरह का जूट बैग सुपर बैग जो है ये बाज़ार में उपलब्ध है। दूसरे तरह का है जो ये भी 50 किलो क्षमता में उपलब्ध है और इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य तौर पर इसकी जो बाज़ार में कीमत होती है वो 60 से 80 रुपये प्रति सुपर बैग के हिसाब से होती है। ये सुपर बैग देखने में सामान्य पॉलीथीन सीट की तरह लगता है, लेकिन ये सामान्य पॉलीथीन से बिल्कुल ही अलग होता है और इसमें वायुरोधी करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के विभिन्न प्रकार के अनाजों के भंडारित करने में आप जूट बैग, पॉलीथीन बैग, सुपर बैग का प्रयोग कर सकते हैं। और जब बीजों की भंडारण जो व्यावसायिक स्तर पर की जाती है, उस बीजों के भंडारण करने के समय कुछ इस तरह के हम लोग बैग का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के जो हमारा बीज निदेशालय है उसमें ये प्रयोग में लाया जाता है। बीजों की अलग अलग प्रकार होते हैं, उस प्रकार के हिसाब से इस तरह के बोरे का प्रयोग करते हैं जो हमारे विश्वविद्यालय में इसको प्रमाणीकरण बीज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये विश्वसनीय बीज के लिए इस तरह के बैग का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे प्रजनक बीज होते हैं वो इस तरह के बैग में रख करके उसको लंबे अवधि तक भंडारित किए जाते हैं। किसान भाइयों, जो भी हमारे भंडार गृह के कीड़े होते हैं उसको पूरी तरह से नियंत्रित करना, प्रबंधित करने के लिए अभी तक पूरे विश्व में जो प्रयोग में लाई जा रही है वो है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। सामान्य तौर पर इसका व्यावसायिक नाम सेल्फास, क्विकफास के नाम से बाज़ार में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग हमारे किसान कर सकते हैं। ये जो एक तरह का प्रधूमक है, इस प्रधूमक का प्रयोग हम जो करते हैं ये बहुत ही सीमित मात्रा में करते हैं क्योंकि ये अत्यधिक विषकारी होता है और मानव जीवन को भी प्रभावित करता है। इसका हम लोग सामान्य तौर पर इसकी जो टिकिया आती है या पाउच आती है वो 5 ग्राम के पाउच को 5 क्विंटल बीज या अनाज को भंडारित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, जैसे आप स्टील के ड्रम में कोठिला में 5 क्विंटल गेहूं को भंडारित करना चाहते हैं तो पहले गेहूं को भर लें और भरने के बाद जब उस ड्रम के अंदर 1 फीट जगह रह जाए तब आप इस सेल्फास के पाउच को आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, ऊपर से रख दें, क्योंकि इससे जो अत्यंत विषकारी जहरीली गैस निकलती है वो फास्फिन गैस है और ये फास्फिन गैस हवा से भारी होती है। इसीलिए इसका प्रयोग ऊपर की तरफ करें ताकि जब इसमें से फास्फिन गैस निकले तो वो नीचे की तरफ जाए और अनाजों को सुरक्षित रखे। और इसको 1 सप्ताह के बाद इसको आप पुनः निकाल करके हटा दें और ड्रम का मुंह खोल दें। रखने के बाद ड्रम को पूरी तरह से पैक कर दें, उसको चारों तरफ से सील कर दें और 1 हफ्ते के बाद पुनः उस ड्रम को खोल दें और इस पाउच को निकाल करके किसी जगह पर उसको अच्छे ढंग से दबा दें, उसको रख दें। ये तो हमारी चली आ रही प्रैक्टिस है जो सामान्य तौर पर पूरे देश भर में व्यावसायिक स्तर पर अनाज एवं बीज के भंडार गृह में भंडारित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे उपाय बने हुए हैं, दूसरे और भी तरीके बने हुए हैं जिसका प्रयोग करके किसान अपने घरों में अपने खाने के अनाज को या छोटे स्तरों पर अपने अनाज या बीज को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी क्रम में किसान भाई हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे पौधे जो सुगंधित पौधे होते हैं उस पौधे से एक सुगंधित तेल निकलती है। उस तेल का प्रयोग करके इस तेल को सही मात्रा में नाप करके किसी ब्लैंक मैट आती है या कागज के ऊपर या रुई के ऊपर इसको डाल करके और ड्रम के अंदर रख देते हैं, जिससे हमें 3 से 5 महीने तक
पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाती है और कीटों का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता है। इसी तरह से ये विभिन्न प्रकार के पौधों से निकले हुए औषधीय एवं सुगंधित पौधे जो होते हैं, उससे ये निकलने वाले सुगंधित तेल होते हैं, जिसका हम प्रयोग करके भंडार गृह में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों को लंबे अवधि तक हम प्रबंधित कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से मैंने आज आपको भंडार गृह में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों एवं उनके प्रबंधित करने के तौर तरीके के बारे में जानकारी दिए। अगर आप इस तौर तरीके को अपनाते हैं तो जहर के कहर से बचने के लिए आप सही निर्देशों के पालन करें और सही रास्ते पर आएं और अपने अनाजों को लंबे अवधि तक सुरक्षित करने में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।